अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। हमारा आज का मौजू है मैं टैक्स फाइलर क्यों बनूं। जब हम पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को देखते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि ये निज़ाम जो है ना फलाही बुनियादों पर नहीं बनाया गया, जबकि दुनिया में जहाँ भी टैक्स निज़ाम सही तरह इम्प्लीमेंट हुआ है वो फलाही बुनियादों में हुआ है। वहाँ पे टैक्स का सिस्टम ऐसी साइकिल बनाई जाती है जो कि लोगों से टैक्स लेते हैं और आम आदमी पे और आम लोगों के लिए जो है वो उस पर ख़र्च किया जाता है। और हम बार बार ये बात करते हैं कि ये साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा। हम जो पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को देखते हैं तो ये इसमें जब ये देखते हैं तो इतने डिस्टॉर्शंस हैं, इतने मसाइल हैं, ना ये टैक्स निज़ाम आसान है ना इंसाफ की बुनियादों पे है। और ये जो हम देखते हैं कि कोई भी जो पॉलिसी आती है वो ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर होती है, रिसर्च बेस्ड नहीं होती। और उसके अलावा जब टैक्स फाइल हो जाता है तो उसकी कंप्लाइंस इतनी बढ़ा दी जाती हैं कि वो जो है ओवर बर्डन सफोकेशन फील करना शुरू कर देता है। अगर हम आज देखें इस वक्त पाकिस्तान की जो टैक्स फाइलर हैं वो 3 मिलियन हैं और उनके पास नोटिस की भरमार है। और इतनी ज़्यादा जो तादाद नोटिस की है वो टैक्स फाइलर ये सोचता है कि मैं टैक्स निज़ाम में क्यों आया, जबकि एक नॉन फाइलर की कैटेगरी आपने ख़ुद बनाई हुई है। आप कहते हैं 10 रुपए के 20 रुपए टैक्स दो और आप जो हैं बिल्कुल आज़ाद घूमो। और जो लोग अपने आप को मुहिब वतन समझते हैं वो समझते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी है कि अपने असासे भी डिस्क्लोज़ करें, अपनी आमदन भी डिस्क्लोज़ करें, अपने बच्चों की तालीम भी डिस्क्लोज़ करें, अपने अखराजात भी डिस्क्लोज़ करें। उनको बात से आप उनसे पूछते हैं, उनसे सवाल करते हैं, लेकिन उन लोगों से सवाल करने को कोई तैयार नहीं है कि भाई तुम इस टैक्स निज़ाम से बाहर क्यों हो, तुम पाकिस्तान के शहरी हो, तुम पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम से बाहर क्यों हो, तुम पाकिस्तान की मरात ले रहे हो, तुम पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम से बाहर क्यों हो, तुम इस मुल्क से फ़ायदा उठा रहे हो, तुम पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम से बाहर क्यों हो, तुम सारी फैसिलिटीज़ ले रहे हो, तुम टैक्स निज़ाम से बाहर क्यों, तुम पाकिस्तान की मोहब्बत का दम भर रहे हो, तुम पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम से बाहर क्यों। और यही चीज़ जो है हुकूमत को पॉलिसीज़ बनाते वक्त सोचनी पड़ेगी। लेकिन इसमें सबसे अहम बात है कि आपको वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को एक एजेंडा के साथ, एक पॉलिसी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा कि टैक्स कलेक्ट किया जाए, टैक्स लगाया जाए, सारी आमदनी पे रेट ऑफ टैक्स कम हो और सब पे टैक्स लगे, ताकि पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम आगे बढ़े, पाकिस्तान का एक्सचेकर बढ़े और हम वो जो लोन और कर्ज़ों की जो एक हमारे पर बहुत बड़ी मुसीबत है उससे छुटकारा सके और हमारी आने वाली जो नस्ल है वो जो है वो लोन फ्री हो और वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से आगे गुजार सकें। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमान से बात करेंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, जो आज का मौजू है वो ये है कि मैं टैक्स फाइलर क्यों बनूं। और इसकी वजह यह है कि हर उस आदमी के जो कि टैक्स फाइलर है उसके जहन में ये बात ज़रूर आती है जब वो ये देखता है कि बहुत कम तादाद में लोग FBI के साथ इनरोल्ड हैं और वहीं को स्क्वीज़ किया जाता है, उन्हीं से कंप्लाइंसेस मांगी जाती हैं। तो ये सवाल ज़रूर जहन में आता है। हम ये कोशिश कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में कि नॉन फाइलर का जो एक स्टेटस बना दिया गया है, कैटेगरी बना दी गई है, उस कैटेगरी को ख़त्म होना चाहिए और हर आदमी को अक्रॉस द बोर्ड जो है वो फाइलर होना चाहिए अगर उसकी आमदनी टैक्सेबल है। और हम ये भी कहते हैं कि हर आमदनी पे टैक्स हो और टैक्स रेट कम हो लेकिन हर आमदनी में टैक्स हो। हमें ज्वाइन किया शहरोज़ लोधी साहब ने, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हम बात कर रहे हैं आजकल अपने प्रोग्राम में जो नॉन फाइलर्स का जो कैटेगरी है एक और अनरजिस्टर्ड की सेल टैक्स में, इस पे हम बात कर रहे हैं। तो आप क्योंकि रजिस्टर्ड भी हों, टैक्स फाइलर भी हैं, तो आप लोगों को कारोबारी एजाज़ कैसे दिखते हैं इस कैटेगरी को? देखिए बेसिकली इसमें ये चीज़ है कि जैसे आपने खुद भी बात करी कि जो परसेप्शन होता है मिसयूज़ का पब्लिक फंड्स का, और इसमें कोई लिंक भी नहीं नज़र आ रहा होता कि जो आप टैक्स पे कर रहे होते हैं और इसके साथ जो आपको रेवेन्यूज़ का जो बेनिफिट मिल रहा होता है, तो जो आप टैक्स पे कर रहे होते हैं और उसका जो आपको बेनिफिट रिसीव हो रहा होता है वो कोई खातिर खाता इसमें कोई इतना ज़्यादा खास फ़र्क नहीं होता। मतलब आप टैक्स ज़्यादा पे कर रहे हैं उसके बनिस्बत आपका कोई इसमें बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा होता। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि बेसिकली जो ऑब्वियसली आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसे आपके पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं कि जो बहुत ज़्यादा अनडॉक्यूमेंटेड हैं कि आप एक पर्टिकुलर सेक्टर से तो टैक्स रेट्स बढ़ा के अपना टैक्स निकाल लेते हैं। मतलब आपने अपना टैक्स टू GDP रेशो अगर बढ़ाना है तो जो आपने बढ़ाया भी है, अगर मैं आपको एक एस्टीमेट दूं कि आपने जो 1.2% ऑफ द GDP फ्रॉम 2007 से 2008 से लेके आज 2017-18 तक भी अगर मैं बात करूं जो आपने बढ़ाया है वो आपने रेट ही तो बढ़ाया है।
मतलब उसमें आपने अपना सेल्स टैक्स का जो रेट था वो 12.5 से 17% कर दिया, पर्सनल इनकम का जो टैक्स रेट था वो आपने 25 से 35% कर नहीं, दिया। ये तो देखिए शरोफ साहब, ये तो बात बिल्कुल सही है कि ये हम अगर नंबर्स की बात करेंगे तो आम आदमी इस बात को नहीं समझ पाता। आम आदमी को ये पता नहीं चल रहा कि ये टैक्स निज़ाम आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। देखें, बात ये हो रही है कि हम एम्फेसाइज कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि नॉन फाइलर जो हैं वो एक कैटेगरी के तौर पे आ गए हैं। वो कहते हैं हमारा ज़्यादा टैक्स काट लो, हमसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं लो, हम किसी किस्म की कंप्लायंस नहीं करेंगे। तो ये कारोबारी हजरात हैं, वो क्यों कारोबार करते हैं ऐसे लोगों के साथ जो कि नॉन फाइलर हैं? देखिए, इसमें बहुत ज्यादा रेजिस्ट इस वजह से होता है क्योंकि मैं आपसे वही चीज अर्ज करते हुए जा रहा था कि बेसिकली आप एक सेक्टर के ऊपर टैक्स रेट करते हैं, दूसरे सेक्टर को आप छूट दे देते हैं। आपने बहुत सारे, आप अपना फ्यूडल क्लास अगर देखें तो आपने फ्यूडल क्लास को बहुत ज्यादा अपना लेवरेज दिया हुआ है। इसके साथ साथ आपने जो आपका कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको, मतलब आपने टैक्स तो उससे ले रहे हैं लेकिन आप उसके रिड्यूस रेट्स पे टैक्स ले रहे हैं। फ्यूडल क्लास को अगर आप देखें तो आपने उसकी वही लोअर रेट पे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे आपने टैक्स किया हुआ है, उसको लो रेट्स आपने उसके लैंड रेवेन्यूज पे रखे हुए हैं, उसका सेल्स टैक्स आपने कम किया हुआ है। तो जो दूसरा, अब जो आप इनसे जो टैक्स रेट्स पे कम जो आप रेवेन्यू हासिल कर रहे हैं उसका जो अल्टीमेटली डेफिसिट जो हो रहा है वो आप दूसरे सेक्टर से ले रहे हैं, उनको उनके रेट्स बढ़ा के। इसी तरीके से जो आपके दूसरे सेक्टर्स हैं, लाइक आपका कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसके भी आपने रेट्स को रिड्यूस करके आप उसकी भी जो लेवरेज है वो आप दूसरे सेक्टर से ले रहे हैं। फिर जो आपके लार्ज ट्रेडर हैं, फिर आपके जो हाई नेट वर्थ पर्सन हैं, लाइक उनको आपने डिफरेंट टैक्स क्रेडिट्स दे के उनको आपने डिफरेंट छूट दे दी है, कुछ आपने उनको एग्जाम्पशंस दे के छूट दे दी है, फिर उनको आपने विदहोल्डिंग टैक्स के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं, लेकिन आप इस बात को तो आप वो करेंगे, आप क्या बिजनेसमैन जो है वही एम्फसाइज करता है कि हमें एग्जेम्पशन चाहिए, हमें रिड्यूस रेट चाहिए। तो ये तो आपकी यहाँ पे तो पाकिस्तान में ऐसा भी निज़ाम है कि लोग फिजिबिलिटी बनाते हैं और टैक्स के प्रोविजंस भी नहीं रखते वो। ये बात बिल्कुल आपकी 100% ठीक है, बट द थिंग इज कि आप इसको रैशनलाइज करें। आप जितना इस चीज को रैशनलाइज करेंगे तो उतना बेहतर है। आप एक पर्टिकुलर सेक्टर को एग्जेम्पशंस के दायरे में लेके चलेंगे, दूसरे सेक्टर्स के ऊपर आप टैक्स रेट्स को बढ़ाएंगे, तो मेरे ख्याल से ये एक डिस्क्रिमिनेशन है। दूसरी चीज इसमें पर्टिकुलर जो बेसिक जो चीज होती है वो ये होती है कि आप जो ज्यादातर जो टैक्स देना नहीं चाहते उसका सबसे मेन बुनियादी मसला ये होता है कि आप उसको ऑडिट्स के अंदर उलझा देते हैं, फिर आप उसको डिफरेंट कंप्लाइंसेस के अंदर उलझा देते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा मेन रीजन ये आता है कि कंप्लाइंसेस को फॉलो करने के लिए एक पर्टिकुलर एक छोटा स्मॉल ट्रेडर भी है, तो वो इस हैरेसमेंट से बचने के लिए अपनी डिफरेंट चीज़ों को रजिस्टर्ड नहीं कराता और रजिस्ट्रेशन में नहीं आता। यही तरीका है जो देखें आपने ऑब्वियसली नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि जो डिक्लेरेशन दी जाए मनोमन वो मान ली जाए। ये तो ऑब्वियसली आपने सबसे सेल्फ असेसमेंट जब से आपने इंट्रोड्यूस की है तो उसका तो तरीकेकार ही यही है कि जो आप डिक्लेयर करते हैं तो वही माना जाता है। लेकिन लॉ ये है कि यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम बैक्ड बाय स्ट्रिक्ट ऑडिट, तो ये तो ऑडिट, लेकिन वो जो आप बात कर रहे हैं कि अगर मल्टीपल लेयर्स का ऑडिट हो तो वो तो एक बात ऐसी है कि जो बर्डन होगा, लेकिन ऑडिट तो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इसमें एक लेवरेज होना चाहिए कि मिसाल के तौर पे जो टैक्स रजिस्ट्रेशन के अंदर बंदा आ रहा है तो आप उसको, मिसाल के तौर पे अगर कोई नया बंदा आपकी टैक्स रजिस्ट्रेशन के आ रहा है, बंदा रजिस्टर्ड हो रहा है, टैक्स नेट में आ रहा है, तो आप उसको एग्जाम्पशन मतलब ऑडिट की पहले साल की दे दें। फिर अगर कोई बंदा ऐसा है कि जो आपकी टैक्स रजिस्ट्रेशन में मतलब टैक्स एक्टिव स्टेटस पे पिछले 3 साल से आ रहा है, तो आप उसको ऑडिट की एग्जाम्पशन दे दें कि भाई आपके पिछले सालों के फला टाइम तक के ऑडिट नहीं होंगे। इससे देखें आपकी एक कंप्लाइंस की भी एक कॉस्ट होती है, तो उस कंप्लाइंस की कॉस्ट से बचने के लिए मतलब वो कंप्लाइंस की कॉस्ट इतनी ज्यादा हो जाती है। नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ एक और भी तो रिफ्लेक्शन देखें, वो ये है कि आप 8 से 10 एमनेस्टीज आ चुकी हैं, अभी तक पाकिस्तान पूरी तरह डॉक्यूमेंट नहीं हुआ। हर दफ़ा ये बात होती है कि इसके बाद एमनेस्टी नहीं आएगी और फिर एक नई एमनेस्टी। तो ये क्यों ऐसी सूरत हाल है? लोग डरते नहीं है हुकूमत से, या हुकूमत सही तौर पे अपनी रिट कायम नहीं कर सकी है? हुकूमत की अगर बात की जाए तो हुकूमत की, देखें हर किसी भी इकॉनमी का एक बुनियादी जो एक क्वांटम होता है, जो एक बेसिक प्रिंसिपल होता है, वो ये होता है कि आपकी पॉलिसी के अंदर कंसिस्टेंसी हो और आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि ना तो आपकी पॉलिसी के अंदर कोई स्टेबिलिटी रहती है, मतलब आप डिफरेंट वक्त के अंदर आकर डिफरेंट अमिटमेंट्स कर जाते हैं, डिफरेंट वक्त के अंदर आकर, क्योंकि आप IMF के साथ कोऑर्डिनेशन के अंदर हैं,
तो जो आपको आईएमएफ डिक्टेट करता है आप उसी तरीके से अपनी लॉ की प्रोविजंस को चेंज कर देते हैं, उसमें अमेंडमेंट कर देते हैं। मतलब एक बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपको बताऊं, एक बिजनेसमैन अगर अपनी कोई टैक्स की लायबिलिटी अपनी कैलकुलेट करके बैठा हुआ है 12 महीने की, तो एट द एंड उसको ये सर्टेन ही नहीं है कि उसको मतलब पे कितना करना है। मतलब आप कोई ऐसी एग्जाम्पशंस को विड्रॉ कर लेते हैं, कोई लायबिलिटी कोई आप ऐसा चार्ज लगा देते हैं, कोई विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ा देते हैं। लाइक अभी आप जो करने जा रहे हैं 350 अरब की जो आप एग्जाम्पशंस हटाएंगे, तो ऑब्वियसली उससे आपके टैक्स के अंदर तो बढ़ना है, आपका टैक्स पे मतलब आपका टैक्स की चार्जेबिलिटी तो बढ़नी है, लेकिन इन शॉर्ट इसमें यह है कि अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। फिर इसके साथ साथ जो आपकी डिफरेंट नहीं तो आप क्या समझते हैं 5 साल या 10 साल पॉलिसीज होनी चाहिए टैक्स की? पॉलिसीज ये होनी चाहिए कि कम से कम आपका एक प्लान होना चाहिए, और वो प्लान ऐसा होना चाहिए कि आप बिजनेस कम्युनिटी के साथ बैठ के कोई प्लान बनाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई खुद ब खुद कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं और उसकी अनाउंसमेंट करें कि जो आपने बिजनेसमैन को एतमाद में ना लिया हो, और बिजनेसमैन के बगैर एतमाद के अगर आप कोई ऐसी पॉलिसी बनाते हैं तो ऑब्वियसली वो हर बिजनेसमैन, हर बिजनेस कम्युनिटी, हर चैम्बर उसको अपोज करती है, क्योंकि वो आपने अगर एक मुशावरत के साथ बनाई ही नहीं है तो वो ऑब्वियसली फिर आगे उसका कोई। लेकिन दुनिया में कहाँ मुशावरत के साथ टैक्स का निज़ाम चलता है? कहीं भी नहीं चलता दुनिया में। जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ कहीं भी नहीं चलता। जो स्ट्रगल कर रही है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, वहाँ मुशावरत का निज़ाम होता है। लेकिन अगर आप यूके में चले जाएं, आप यूएस में चले जाएं, आप यूरोप में चले जाएं, यू कैन नॉट फाइंड एनी प्लेस यहाँ पे ये मुशावरत हो रही हो। देखें, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक होगी, आप सही कह रहे होंगे। इसमें देखें चीज बहुत सारी ये है कि आपके बहुत ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर्स भी हैं कि जिनको आप टैक्स नेट के अंदर भी लेकर आ सकते हैं ना। तो इसमें ये नहीं हो सकता कि आप एक अपना अगर आप कहते हैं कि आपने अगर अपना टैक्स बेस बढ़ाना है, मतलब मिसाल के तौर पे आप ये कहते हैं कि भाई मैंने आईएमएफ के कहने पे 6100 अरब रुपए डॉलर जमा करने हैं, टैक्स की अपनी मैंने रेवेन्यू कलेक्ट करना है, तो ऑब्वियसली वो आप कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसमें फिर ये होना चाहिए कि जो आपने 6100 अरब रुपया जमा करना है, द मेन क्वेश्चन इज कि आप उसको जमा कैसे करेंगे। मतलब आप उसको टैक्स बेस बढ़ा के जमा करेंगे या टैक्स रेट को बढ़ा के जमा करेंगे। सवाल ये है कि इसमें क्या आपको वो टैक्स बेस बढ़ा के जमा करना चाहिए। आपके बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स आज भी हैं जो आपकी टैक्स की जीडीपी रेशो में, लेकिन ये अगर बिल्कुल सही बात है, आपकी टैक्स बेस ही बढ़ेगा जब भी आपका रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा। लेकिन बात ये हो रही है कि बिजनेस कम्युनिटी के लिए नॉन फाइलर्स और अनरजिस्टर्ड के साथ काम करना एक्सेप्टेबल क्यों है? देखें, अगर आप देखें इसकी इन्फोर्समेंट गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए। देखें, आप कोई ऐसी कोई आप स्ट्रैटेजी बनाएं कि जिसके बाद ये चीज काबिले कबूल हो, मतलब कोई इसका ऑल्टरनेट हो, या अगर ये सीएम ऐसी की कंडीशन हो तो उस पर ये हो कि आप उसकी फिर एक पॉलिसी ऐसी दें कि जो इन्फोर्समेंट में फिर इम्प्लीमेंटेशन में भी आ सके। देखें, आपने तो अपने कारोबार को आगे लेके चलना है। अब कारोबार के साइकिल को चलाने के लिए ऑब्वियसली कंपनी ज्यादातर अवॉइड करती हैं, कंपनी की स्ट्रैटेजीज यही होती हैं, उनकी जो पॉलिसीज होती हैं वो यही होती हैं कि आप किसी नॉन फाइलर के साथ ट्रेड नहीं करें। लेकिन अगर करना पड़ भी जाती है तो ऑब्वियसली फिर वो आपने उनको कंसेशन देने हैं, आपने उनको कोई ऐसी चीज देनी है कि नॉन फाइलर्स को कि जिसकी वजह से वो भी आपके टैक्स नेट में आकर टैक्स एक्टिव हो सकें। लेकिन हम पाकिस्तानी लोग जब दुनिया में दूसरी जगह कारोबार करते हैं तो वहाँ हम स्ट्रिक्टली लॉ को भी फॉलो करते हैं, वहाँ उनके टैक्स भी देते हैं, वहाँ किसी किस्म की हम कोई कोशिश नहीं करते कि हम किसी तरह टैक्स से बचें। पाकिस्तान में ही सारी प्लानिंग होती है और वो जो टैक्स अवॉइडेंस है वो टैक्स इवेजन में कन्वर्ट हो जाता है। बाहर की अगर हम बात करें तो फिर उनकी सजाएं भी फिर उसी तरीके से हैं, और फिर उनकी जो सजाएं हैं वो इन्फोर्स भी होती हैं। यहाँ चीज ये है कि हमारे पास लॉ भी है, हमारे पास आप ये कह रहे हैं इन्फोर्समेंट का इशू है, चीजें नहीं होती। इन्फोर्समेंट, देखिए इन्फोर्समेंट का इशू है। इसके साथ साथ आपने पॉलिसीज जब भी देनी है तो उसको एतमाद में रखना है, और आपने उस मतलब बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू पे आकर खड़े होकर सिचुएशन को देखना है, उसको रियलाइज करना है, ऑब्जर्व करना है, और उसके साथ साथ फिर आपने ये देखना है कि वेदर क्या ये चीज एक्सेप्टेबल है। अगर ये चीज एक्सेप्टेबल है तो आपको उसी की तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी है ताकि जो टैक्स नेट में नहीं है वो टैक्स नेट में आई भी। डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, आप उसको कोई कंसेशन दे दें, आप उसको कोई स्कीम दे दें जिसके तहत वो आ सके। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको एक दूसरी चीज बताऊं, देखें
हर चीज की अपनी एक लॉबी है। बिजनेसमैन है तो उसकी भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से लॉबी है, वो भी किसी ना किसी तरीके से अपने आप को मूव ऑन कर रहा है आपकी इकोनॉमी के अंदर। बट द थिंग इज, देखिए, हर आपकी इकोनॉमी चली ज्यादातर आपके इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर रही है ना, तो इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने अगर अपना टैक्स बेस बढ़ाना भी है या आपने डिस्क्रिमिनेशन को खत्म भी करना है, तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर भी हैं कि जो आपकी इकोनॉमी के अंदर डॉक्यूमेंटेशन में इतने ज्यादा नहीं है, हालांकि उनका रेवेन्यू ठीक है, आपको मौके वाकई बड़ी बहुत शुक्रिया शरोज साहब। आप नाज़रीन आपने देखा जो हमारे मेहमान मौजूद थे वो बात कर रहे थे कि टैक्स बेस बढ़नी चाहिए, उसके साथ वही कहते हैं इंसेंटिव देना चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, लेकिन इन्फोर्समेंट का इशू है बहुत सीरियस और कंप्लायंस जो है टैक्स फाइलर के लिए एक नाइटमेयर हो गई है। और यही जो चीज़ है यही लोगों को इनकरेज करती है कि वो अपने आप को सिस्टम में लाएं। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो अपने दूसरे मेहमान से बात करते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे बिज़नेस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव से, उनसे कि बिज़नेस कम्युनिटी क्यों काम करती है नॉन फाइलर से और क्यों एक्सेप्टेबल है। तो उन्होंने कहा कि जी कोशिश तो करते हैं लेकिन यह है कि कभी कभी करना पड़ता है और इसकी वजह भी यही है कि कानून में खुद गुंजाइश है और कानून खुद कहता है कि नॉन फाइलर का स्टेटस रह सकता है, उसमें काम किया जा सकता है। हमें ज्वाइन किया है महमूद बीकिया साहब ने, जो कि नायब सदर हैं कराची टैक्स बार एसोसिएशन के। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम महमूद। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया यार, हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच, आपने मुझे लाइन पे लिया। हम बात कर रहे हैं अपने पिछले प्रोग्रामों में, वो हम बात कर रहे हैं नॉन फाइलर्स के हवाले से जो कैटेगरी बन गई है। अगर आप अनरजिस्टर्ड फाइलर्स अनरजिस्टर्ड को देखें सेल टैक्स में और नॉन फाइलर्स को देखें हम अगर इनकम टैक्स में, तो कैटेगरी बन गई है और लोग कहते हैं कि हमारा टैक्स तो कट गया है, अब हमें फ़ाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कितना अहम है आपके ख्याल में और ये क्यों इसको मिसयूज़ किया जा रहा है? देखिए अनवर साहब, जैसे आप भी वाकिफ हैं कि इनिशियली जिस वजह से लाया गया था नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट, वो बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन को फरोग देने का पर्पज था। उसको कोशिश ये थी गवर्नमेंट की कि जब हम पिनलाइज करेंगे नॉन फाइलर को तो ज्यादा से ज्यादा लोग फाइलर बनेंगे। बट आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जनरली जो अगर आप नॉन फाइलर से अगर आप बात करें तो इन जनरल जो आपको फीडबैक मिलता है तो दे आर नॉट शाइंग अवे फ्रॉम टैक्सेस। टैक्स पे करने में उनको कोई कबात नहीं है, बल्कि वो अपने आप को रिवील करने में या अपने आप को डिक्लेयर करने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। और जब आप उनसे बात करें फर्दर कि क्या वजूहात है ऐसी, तो आई थिंक इट अपेयर्स कि एक ट्रस्ट डेफिसिट शायद है आज भी गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट का टैक्स पेयर्स के साथ या मैसेज के साथ। तो आई बिलीव कि हमारा अभी जो पास में भी रिसेंट पास में देखें या थोड़ा और पीछे जाए तो गवर्नमेंट की अभी जो तरजीहात रही है वो जनरली इस तरह से रही है कि जितने भी लोग नॉन फाइलर थे उनको पीनलाइज करने की तरफ ज्यादा रही है कि अगर आप फाइलर नहीं होंगे तो आपका विदहोल्डिंग रेट। नहीं, लेकिन ये जो नॉन फाइलर का जो हायर रेट किया था, ये तो मेरे ख्याल में क्लियर इंटेंशन थी कि ये लोगों का टैक्स आ जाएगा, डेटा आ जाएगा और उसकी मैपिंग हो जाएगी और हम जो है उनको नोटिस इशू करके उनको इनरोल कर लेंगे। तो ये तो कोई एक्सरसाइज मुझे तो होती हुई नजर नहीं आ रही, आपको होती हुई नजर आ रही है? ये ऑब्जेक्टिव तो इनिशियल यही था कि डाटा गैदर किया जाएगा और उनके अगेंस्ट फिर एग्जीक्यूशन होगी और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बट मेरी भी नॉलेज में कोई एक्शन होता हुआ उस तरह से नजर नहीं आ रहा जितनी एक्सपेक्टेशन की गई थी। और सेकेंडली ये कि क्या ये तरीकेकार अगर आपको नेट इंक्रीज करनी है, ठीक है, आप एक इंफॉर्मेशन तो गैदर कर लेंगे थ्रू दिस मैकेनिज्म, बट क्या यही इसी टूल के थ्रू हम क्या एक्सपेंड कर पाएंगे? जैसा तक कर पाए आई थिंक वो तो अचीव हो गया, बट इससे बियॉन्ड भी जा पाएंगे। आई पर्सनली फील के यहाँ पर एक और फोकस एरिया होना चाहिए जो शायद है भी गवर्नमेंट का, वो ये कि जो ऑलरेडी फाइलिंग कर रहे हैं, जो फाइलिंग रिजीम में ऑलरेडी है, उनको गवर्नमेंट किस तरह से फैसिलिटेट कर रहा है। क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स कि जो ऑलरेडी नेट के अंदर है वो किस तरह से वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करते हैं, वो किस तरह से ट्रस्ट अपना सर्कुलेट करते हैं अमंग मासेस। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जैसा हम भी कुछ अगर कोई भी चीज अगर हम परचेज करने भी जाते हैं और किसी ब्रांड से एसोसिएट होने की कोशिश करते हैं तो हम पहले उसकी इंक्वायरी करते हैं कि उस ब्रांड में रहने वाले लोग कैसे हैं, कितने कंफर्टेबल हैं। इसी तरह से आप अगर इन जनरल देखेंगे आजकल जितने ऑलरेडी नेट के अंदर लोग हैं उनके खिलाफ के ऑडिट वगैरह नहीं हो रहे, ऑडिट हो रहे हैं तो कितना गवर्नमेंट उसको फैसिलिटेट कर पा रही है। तो वो भी एक बड़ा एस्पेक्ट है जो कि देखने वाला है। देखिए बात ये है कि ऑडिट तो जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है या सेल टैक्स एक्ट है उसकी तो बेसिस तो ऑडिट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात यह है कि मतलब आप 4-4 साल के एक साथ ऑडिट खोल देंगे, 122 5 खोल देंगे अगर ऑडिट नहीं सेलेक्ट नहीं कर रहे, मॉनिटरिंग करेंगे तो कंप्लायंसेस तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी।
ये एक बड़ी रियलिटी है ना। अब ये बहुत बड़ी रियलिटी है। अगर लॉ के अंदर भी आपने ऑडिट करना है तो लॉ के अंदर एक टाइम फ्रेम भी गिवन है। आपको चंद महीनों में ही तमाम ऑडिट्स नहीं करने, आपको एक 5-6 साल का गिवन टाइम दिया हुआ है ऑलरेडी लॉ के अंदर, आप उसको 30 मिनट में भी कर सकते हैं। लेकिन उस ऑडिट के बाद अगेन वही वाली बात है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और उस अगर ऑडिट का अंडर द लॉ गुंजाइश है भी तो क्या एक साथ करना जरूरी है, या अगला अगर बंदा नेट के अंदर ऑलरेडी है, कंप्लायंट है, टैक्सेस भी पे कर रहा है, तो उसका ट्रायल होना हर्ज नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हो रहा है, क्या वो बाकी जो लोग जो टैक्स नेट से बाहर है उनको एक बड़ा पॉजिटिव इमेज जा रहा है, पॉजिटिव मैसेज जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको एफबीआर को भी और गवर्नमेंट को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आप एक तरफ पेनलाइज एक्शन तो करते हैं, ठीक है, उससे भी एक फर्क पड़ता है, लेकिन एट द सेम टाइम जो लोग ऑलरेडी नेट के अंदर मौजूद है, आई थिंक उनकी फैसिलिटेशन को जितना ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाए, वो मैसेज भी बड़ा पॉजिटिव जाएगा। उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो आज टैक्स पे करने में, जैसे आपको भी शायद आइडिया होगा ही कि लोग हायर टैक्स पे करने से नहीं घबरा रहे, वो इस बात से घबरा रहे हैं कि हमें नेट में ना लो। हमें डिक्लेरेशन से खौफ आता है कि हमें नहीं पता कि अगर हम वंस नेट के अंदर आ जाएंगे तो हमारे पास्ट का क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। तो वो एक अनसर्टेनिटी अपनी जगह मौजूद है। सेकेंडली, ऑलरेडी जो लोग नेट के अंदर मौजूद है, क्या उनके साथ मतलब जिस तरह का टैक्स डिपार्टमेंट ऑब्वियसली जनरली कहा जाए तो ये नहीं कहना गलत हो जाएगा कि हर एक के साथ एक जैसा रवैया रहता है, लेकिन एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। लेकिन हम यूजली महमूद, हम जो है ना बैश करते हैं फील्ड ऑफिसर्स को, लेकिन मेरे ख्याल में तो ये पॉलिसी मेकर्स या एफबीआर में जो हेल्म ऑफ अफेयर में उनका असल मसला है कि वो क्यों कहते हैं कि 4 साल के ऑडिट खरीद लें, एक सेक्टर को सेलेक्ट कर लें। तो ये जो एक्सरसाइज हुई है, मुझे तो लगता है फर्टाइल एक्सरसाइज है ये। लेकिन ये मामला तो थोड़ा पॉलिसी की हद का है कि पॉलिसी गवर्नमेंट की क्या है, कोई स्पेसिफिक सेक्टर को टारगेट करने का उसकी वजह होगी। नहीं तो पहले उस पे कोई ग्राउंड वर्क होना चाहिए, उस पे कोई रिसर्च होनी चाहिए, पहले उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, फिर उस पे कोई काम होना चाहिए। आप सडनली नोटिस देके और आप समझेंगे उनके खिलाफ डिमांड खड़ी कर दें, तो ये तो किसी तरह भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आई थिंक ये डेफिनेटली रिसर्च वर्क भी होता होगा। अब सिर्फ मिसिंग चीज जो नजर आती हुई है कि वो ट्रांसपेरेंसी, अगर कोई बेसिस है किसी सेक्टर को पिक करने की, तो वो भी आई थिंक गवर्नमेंट को फेयरली पहले बता देना चाहिए, ताकि एक टैक्स पेयर जिसके खिलाफ ये एक्शन हुआ जा रहा है उसको भी एक थोड़ा तसल्ली हो जाए कि क्यों हो रहा है, और वो भी तैयार हो उस एक्शन को प्रॉपर्ली अपने सेटिस्फैक्टरी लेवल पे जाके उसको जस्टिफाई करने के लिए भी। तो आई बिलीव कि एफबीआई के पास जरूर ये बेसिस होंगी, लेकिन वो जिस हद तक शेयर होती है वो शायद सफिशिएंट नहीं होती टैक्स पेयर के लिए इस बात को सेटिस्फाई होने में कि मेरे खिलाफ एक्शन लिया क्यों जा रहा है। वो तो समझता है कि उसके साथ शायद ज्यादती हो रही है अगर ऑडिट हो रहा है तो, क्योंकि जनरली यही फिनोमेना है। आप किसी भी टैक्स पेयर के खिलाफ अगर एक्शन होता है ऑडिट का, वो तो ये समझता है मेरे खिलाफ। लेकिन वैसे भी 4 साल का एक साथ नोटिस देने का, एक साल करके आप जाएं, आप पहले 1 साल करें, फिर आपको कोई चीज नजर आती है तो यू कैन गो बियॉन्ड दैट, तो आप 6 साल तो आप खोल सकते हैं। एग्री विद यू। तो मतलब वो जो 4 साल के नोटिस होते हैं वो वैसे ही बर्डन कर देते हैं। टैक्स फाइलर आपके पास इनरोल्ड है, आपके पास उसका रिकॉर्ड है, तो आप उसको जब भी चाहें उसको आप जो है जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहें उससे ले सकते हैं। लेकिन बात ये पाकिस्तान में अभी तक ये निज़ाम जो इसको हम देख रहे हैं वो ऐसा है कि लोगों का टैक्स कट जाता है, लोग टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते हैं, और आपको एफबीआई की तरफ से कोई नोटिस भी नहीं आता। अब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने चीज़ें बेहतर करनी शुरू की हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अब मुश्किल हो जाएगा टैक्स अगर आपका कट गया और आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो? जी बिल्कुल, मेरी भी अंडरस्टैंडिंग इसी तरह है कि जिस तरह से गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ भी जा रही है, उसके साथ साथ इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो हो रही है उसका राइट यूज भी हो रहा है। और आई टोटली अंडरस्टैंड कि आप फाइलर जो पिछले हम दिनों देख रहे हैं कि बढ़ भी रहे हैं, और आगे भी जो एक्सपेक्टेशन है वो ये कि फाइलर बढ़ेंगे। इसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट के कुछ स्टेप बड़े इंपॉर्टेंट लिए गए हैं पास्ट में, और उसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है और आ भी रहा है। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि नॉन फाइलर, ऑब्वियसली एक नॉन फाइलर है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे यहाँ कैटेगरी ही बन गई है कि लोग जो है ना नॉन फाइलर रहने में खुश हैं, लेकिन वो ज्यादा अरसे रहेगा नहीं। जिस तरह से पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है, जितना मुश्किल किया जा रहा है नॉन फाइलर के लिए एग्जिस्टेंस पाकिस्तान के अंदर, आई पर्सनली फील के इसकी तरफ फाइलिंग की तरफ लोग भी ज्यादा आ रहे हैं, अवेयरनेस भी ज्यादा आ रही है। लेकिन अगेन हैविंग सेड दैट गवर्नमेंट को और इस तरह के भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे जहाँ पे एक पॉजिटिविटी नजर आए बीइंग अ फाइलर। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये जो फीड फोर्स है इनकी, इसको ज्यादा नॉन फाइलर पे हुकूमत को फोकस करवाना चाहिए या फाइलर्स के ऑडिट पे उनको एंगेज करके रखना चाहिए? देखिए ये भी गवर्नमेंट को दोनों चीजें लेकर तो चलनी पड़ेगी, बट इस पे एक अप्रोप्रिएट बैलेंस होना चाहिए। कोई भी चीज एक्सट्रीम पे सही नहीं रहेगी, क्योंकि जो ऑलरेडी नेट पे डेफिनेटली उनको ऑडिट तो होना है, बट ऑडिट होने से पहले एक फेयर ट्रांसपेरेंट मैनर में उनकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि ऑडिट क्यों हो रहा है। बट ऑडिट को डिटेरेंस के तौर पे यूज करें ना, मतलब ऑडिट को आप रेवेन्यू मेजर्स नहीं यूज करें।
जी, हमेशा इसको एज ए डिटरेंट ही यूज किया जाना चाहिए, और कभी कभार हो जाता है एक्सट्रीम लेवल पे कोई स्पेसिफिक सेक्टर को बहुत ज्यादा हार्श टाइम मिल जाता है, लेकिन ये कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑडिट इज ऑलवेज अ डिटरेंट। और इसके साथ साथ आप जो नॉन फाइलर की रिजीम में लोग, नॉन फाइलर की अगर हमारे कहना है टैक्स नेट से बाहर जो लोग मौजूद है, उनके ऊपर भी गवर्नमेंट का बड़ा स्पेशल फोकस होना चाहिए। मेरे आई टोटली एग्री विद दिस कि जो लोग इस इन एफबीआर के रजिस्ट्रेशन से बाहर हैं उन पे भी गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए। बहुत शुक्रिया महमूद, आप हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बात की कि गवर्नमेंट को है कि अप्रोप्रिएट बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। उन्हें फाइलर्स और नॉन फाइलर के दरमियान ऑडिट भी होना चाहिए, एज ए डिटेरेंस होना चाहिए, और नॉन फाइलर्स को भी उनको मैपिंग करनी पड़ेगी ताकि वो एफबीआर के रिकॉर्ड में आ सकें, रिडार में आ सकें। और इस तरह जो है ना स्कॉट फ्री कोई नहीं जा सकता कि अब मैं नॉन फाइलर हूँ और मेरा ज़्यादा टैक्स कट गया तो मैं अपने एसेट की बात भी नहीं करूँगा, मैं अपनी वेल्थ की बात भी नहीं करूँगा, मैं अपने अखराजात भी नहीं बताऊँगा। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट हो रही हैं। हमें ज्वाइन किया है नॉन फाइलर ने, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आप क्या करते हैं? जी मैं एक जमींदार हूँ। अच्छा, आपको मालूम है ज़री आमदनी पे टैक्स है? जी मालूम तो है, लेकिन जितनी आमदनी मैं बताता हूँ उससे मेरी आमदन मान ली जाती है मेरी, और इस पर टैक्स भी अदा कर देता हूँ। तो ना मुझे कोई नोटिस आया अभी तक, और मुझे कोई पेशी भी नहीं भुगतनी पड़ती। इस तरह गाड़ी चल रही है। क्या आपको टैक्स अदा करना भारी लगता है? जी भारी तो लगेगा। आपको मालूम है कि मैं एक जमींदार हूँ, और आमदन पे मुझे कोई सूबाई हुकूमत को टैक्स अदा करना है, लेकिन जब सूबाई हुकूमत को होश ही नहीं है तो हम जाहिर है फिर इसका फायदा उठाते हैं, और इसी वजह से मैं टैक्स से बचा हूँ अभी तक। लेकिन आपको पता है कि अगर आपके 500 गज से ज़्यादा घर हो, आपके पास गाड़ी हो, तो आपको इन एफबीआर को भी, वफाकी गवर्नमेंट को भी आपको रिटर्न फाइल करना है, वहाँ भी आपको अपना डिस्क्लोजर देना है। तो आप दे रहे हैं वहाँ पे? नहीं सर, नहीं दे रहे हैं, और उसकी जाहिर है वजह यही है कि सूबाई और वफाकी हुकूमतों की आज तक बनी कब है। मतलब आपस में बनती ही नहीं है इनकी। न वफाक सूबे की तरफ झुका हुआ है, न सूबों का वफाक की तरफ झुका हुआ है। हम जैसे लोग इससे फायदा उठाते हैं सर। हकीकत ये है, हम घूमते फिरते भी हैं, बच्चों को बाहर से पढ़ाते भी हैं। मेरी तो आपसे यही गुजारिश है कि आप ना इन लोगों को ना ही जगाएं तो बेहतर है। तो इससे ऐसा ना हो कि ये फिर से हमारे पीछे पड़ जाए। जिस तरह गाड़ी चल रही चलने दें, बस यही गुजारिश है आपसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने देखा कि जो लोग सिस्टम को डिसीव कर रहे हैं कि वफाक और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो आपस में लड़ रही हैं, उनको लड़ने दें। और यही वजह है पाकिस्तान में टैक्स निज़ाम की डिस्टॉर्शन की, यही वजह है जिसकी वजह से टैक्स निज़ाम आगे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि ना वफाकी हुकूमत ना सूबाई हुकूमत इस मामले पे एक साथ नहीं बैठने को तैयार है। वो जो अगर बैठ जाएं तो इस तरह के लोग जो कि नॉन फाइलर कैटेगरी में हैं, जो कि कम टैक्स दे रहे हैं, जिनकी आमदनी ज़्यादा है और वो टैक्स से बचे हुए हैं, वो जो हैं किसी तरह भी बच नहीं सकेंगे और पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम आगे बढ़ेगा। और जब हम बात करते हैं हमेशा कि ये साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा, ये साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा, ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत टैक्स निज़ाम को इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगी। मुझे इस बात के साथ इजाज़त दी। अल्लाह निगहबान।